दोस्तों, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी की सजा दी जाएगी। सही सुन रहे हैं आप, भारत में एक साथ 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। दोस्तों, भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब कोर्ट इतना कड़ा फैसला ले रहा है, कोर्ट इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक महिला के कहने पर, एक महिला पुलिसकर्मी के कहने पर 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा दी गई है। दोस्तों, ये भारत का सबसे ऐतिहासिक फैसला है, अब तक का भारत का सबसे कड़ा फैसला है। हो सकता है इस तरह की वीडियो आपने इंटरनेट पर देखी हो, लेकिन ये वीडियो इतनी रिसर्च के साथ है। 2772 पन्नों की चार्जशीट पढ़ने के बाद ये वीडियो बनी है और इस वीडियो में वो सारे तथ्य हैं जो उस समय घटित हुए थे। दोस्तों, उस दिन पुलिस वाले ऐसा क्या कर रहे थे, कब शराब पी रहे थे, किसे मार रहे थे, क्यों मार रहे थे, सीबीआई ने क्या किया, वो सारी घटना आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी कि आखिर एक अदालत को 9 पुलिस वालों को एक साथ फांसी देने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, वो भी पुलिस वालों को। वीडियो देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं और आपको शुरू से बताता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कहां का है, कैसे का है। दोस्तों, घटना है, फैसला तो अभी आया है, लेकिन घटना है 2020 की। 18 जून 2020 से इस घटना की शुरुआत होती है। उस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और ऐसा लॉकडाउन जो दुनिया ने पहली बार देखा था। और भारत में इस चीज़ों को देखा जा रहा था कि जैसे ही कोई बाहर निकल रहा था, पुलिस लठ बजाना शुरू कर दे रही थी, मारना शुरू कर दे रही थी। और ऐसा आपके हमारे घर में नहीं हो रहा था, ये पूरे देश में हो रहा था, हर राज्य में हो रहा था। हर पुलिस वाला जैसे डंडा लेके बैठा ही हुआ है कि कोई आ रहा था उसको पीट दे रहा था। और यही घटना घटी तमिलनाडु में। 18 जून का दिन था। तमिलनाडु में सांथाकुलम एक जगह है, वहां पर मिर्चकम्मा का एक मंदिर है। वहां पर जयराम नाम के, ये जयराम को आप देख लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा इन्हीं जयराम को क्या क्या हुआ इनके साथ। जयराम जो है अपनी मोबाइल के दुकान पर सांथाकुलम में मिर्चकम्मा मंदिर के पास खड़े थे और वहां पर कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वो मजदूर लोग थे, उनसे ये बात कर रहे थे। तभी 2 पुलिस वाले उस जगह पर आते हैं। 2 पुलिस वाले बाइक से आते हैं और जयराम को देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अगर 2 मिनट के अंदर दुकान बंद नहीं हुई, हम 5 मिनट के बाद यहाँ से फिर लौटेंगे तो मार के एक एक लोगों को कुत्ता बना देंगे। मतलब जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की गालियां पुलिस वाले ने दी, वो इंटरनेट पे मुझे कहना ठीक नहीं लगता है। लेकिन सोचिए, आप समझ सकते हैं कि पुलिस का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि कभी ना कभी आपने भी सुना होगा पुलिस के मुंह से अमृत वर्षा। उसी तरह के 2 पुलिस वाले कांस्टेबल वहां पे जयराम को गाली देते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं, वहां से कुछ दूर आगे बढ़ जाते हैं, तब जयराम जिन लोगों के साथ था उन लोगों से कहता है कि इनकी भाषा देख रहे हो, कितनी गंदी और घटिया भाषा है। कभी जीवन में इनकी शिकायत की जाए तो इनको पीटना चाहिए। और जब ये बात वो कहता है जयराम, तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, वो पुलिस वाला रहता है, लेकिन वो सादी वर्दी में रहता है, उसे कोई पहचानता नहीं है। और जब वो सादी वर्दी में ये बात सुन लेता है तो उन 2 पुलिस वालों को फोन करता है, जो 2 पुलिस वाले अभी आकर कह के गए हैं कि अगर 5 मिनट में दुकान बंद नहीं हुई तो कुत्ता बना देंगे। उन्हीं पुलिस वालों को फोन करता है और कहता है कि जिसको तुम कह के गए हो वो सब तुमको गाली दे रहे थे। अब तीनों का माहौल खौलने लगता है। क्या पुलिस वाले से डर नहीं, इतनी हिम्मत हो गई है लोगों की कि पुलिस वालों पर गाली दे रहे हैं, पुलिस वालों की बात नहीं मानेंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम बड़े राजा हैं। और इसके बाद इस पूरी घटना में एक प्लानिंग बनती है। प्लानिंग वो बनाते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, प्लानिंग पुलिस बनाती है। और यही आता है इस वीडियो का टर्निंग पॉइंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुलिस कितनी घटिया और गंदी हो सकती है मैं सबको नहीं कह रहा हूं,
देश में पुलिस रक्षा करती है तब हम बैठे हुए हैं। लेकिन उसका एक दूसरा चित्रण देखेंगे, शायद इसी वजह से इन सबों को फांसी मिले। पुलिस कितना गंदा चित्रण कर सकती है, आपको किस तरह से फंसा सकती है, कितनी बेकार प्लानिंग कर सकती है, उसका उदाहरण आप यहां समझेंगे। पुलिस की प्लानिंग शुरू होती है, मामले में पहला टर्निंग पॉइंट आता है। इस वीडियो में 4 टर्निंग पॉइंट है। हर एक टर्निंग पॉइंट को समझेंगे तो इस केस को समझने में आप बहुत आसानी से इसको समझेंगे। मामले में अगला टर्निंग पॉइंट आता है अगले दिन सुबह। अगले दिन पुलिस की प्लानिंग शुरू होती है और उस दिन तारीख रहती है 19 जून 2020। ये तारीख याद रखिएगा। जिस दिन घटना की शुरुआत होती है उस दिन 18 जून की शाम को वो 2 पुलिस वाले आते हैं और जयराम को गाली देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसी रात पीछे छुपा हुआ एक पुलिस वाला उन दोनों पुलिस वालों को बता देता है। उसके बाद से पुलिस वाले प्लानिंग करते हैं और पूरी रात पुलिस स्टेशन में प्लानिंग करते हैं और अगले दिन सुबह 19 जून 2020 की सुबह 7:15 पर सुबह उसी चौराहे पे पहुंच जाते हैं अपनी सूमो जीप लेके और वहां पर गालियां देना शुरू करते हैं कि वो कौन था जो रात में गाली दे रहा था, वो कौन था जिसकी इतनी हिम्मत हो गई जो पुलिस वालों को ऐसा बोल रहा था। और उसके साथ साथ पूरी गालियां, अब मैं वो गालियां दे नहीं सकता हूं लेकिन आप समझ रहे होंगे, पूरी गालियों से चौराहा गूंज जाता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ लोग डर के जयराम का नाम बता देते हैं। जैसे ही जयराम को पुलिस देखती है उसको घसीटते हुए सूमो में बैठाती है और वहीं सूमो से मारना शुरू करती है और बोलती है अब बोलो। वो कहता है नहीं साहब हम नहीं बोले हैं, हमारे बारे में गलत कहा जा रहा है, हम नहीं बोले हैं। और उसी तरह उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में उसकी खूब पिटाई की जाती है। इतनी पिटाई की जाती है कि 6 बेत के डंडे टूट जाते हैं। चार्जशीट में लिखा है 6 बेत के डंडे टूट जाते हैं। 2 प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं, पाइप वाले डंडे अक्सर पुलिस वालों के पास होते हैं, वो फट जाते हैं। इतनी बुरी तरीके से उसको जूतों से मारा जाता है। उसके शरीर में जिस जिस जगह पर छेद होता है वहां डंडों को डाला जाता है और पूरे शरीर से, मैं बहुत सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा, पूरे शरीर से इतना रक्तस्राव होता है कि वो एरिया भीग जाता है। उतने ही देर में, जितने देर में ये सब घटना हो रही थी, इतने ही देर में जब इसके जयराज जिसको गिरफ्तार करके ले जाती है, इसके बेटे को जब ये जानकारी पता चलती है तो इसका बेटा पुलिस स्टेशन पे पहुंचता है और देखता है कि मेरे पिता को किस तरह से पुलिस वाले मार रहे हैं और पिता की चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता है उसका बेटा और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करता है और उनको छोड़ने के लिए कहता है। इसी धक्का मुक्की में बेटे के हाथ से एक पुलिस वाले की गिरेबान पर हाथ चली जाती है और गिरेबान पर जब हाथ जाती है तो एक बटन टूट जाता है। अब क्या, अब जितना बेटे पर गुस्सा, जितना पिता पर गुस्सा, उसका ठीक दुगना बेटे पर गुस्सा। पूरा पिता का गुस्सा पिता को किनारे छोड़ दिया और बेटे को उसी तरह मारना शुरू कर दिया। सुबह 7:30 बजे से पूरी रात तक मारा जाता है और उस बीच में शराब मंगवाई जाती है, चिकन मंगवाया जाता है। सब काम बंद करके एक एक आदमी, उस पुलिस स्टेशन में 10 लोग रहते हैं, एक एक आदमी जाता है, प्रैक्टिस करता है, मारता है, कौन डंडे अधिक तोड़ देगा, किसकी वजह से डंडे अधिक फट जाएंगे, शराब पीने के बाद किसको कितना मजा आ रहा है, ये सब कुछ होता है उस जगह पर। उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। जो चीजें मैं बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा भयावह उस समय वो घटना घट रही थी, उससे बुरी घटना नहीं हो सकती है। दोस्तों उस समय ये सब कुछ लोग देखते रहते हैं और पुलिस वाले इन चीजों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते रहते हैं। लेकिन इसी पूरे मामले में ये सब कुछ होता रहता है और आता है अगला टर्निंग पॉइंट, क्योंकि हवालात में बहुत ज़्यादा देर तक, 24 घंटे से ज़्यादा तक किसी को भी रखा नहीं जा सकता। उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, रिमांड लेनी पड़ेगी या जेल भेजना पड़ेगा। ये सब कुछ होता है।
अब इस मामले को और समझिए कि भ्रष्टाचार की तह कहां तक है। सुबह होता है, रात भर उन दोनों परिवार के जो लोग रहते हैं वो ऑफिस के मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। उनसे उनके बार बार कपड़े मंगाए जाते हैं कि ऐसा है, इसका कपड़ा लेके आओ, कपड़ा पूरा गीला हो गया है। और कपड़ा गीला जानते हैं किससे हो रहा था? खून से। 6 कपड़े रात भर में बदले जाते हैं। सुबह जो जयराज रहता है उसकी पत्नी और बहन को कहा जाता है कि मेडिकल कराने इनका ले जाना है और काले कपड़े लेकर आना। काले कपड़े में खून पता नहीं चलता है, काले कपड़े में खून पानी की तरह दिखता है और इसके लिए इन दोनों के लिए काले कपड़े ले आना। उस समय जयराज और उनका बेटा दोनों बेसुध थे। उनको काले कपड़े पहनाए जाते हैं और मेडिकल कराने ले जाया जाता है। मेडिकल कराने कहाँ ले जाया जाता है पता है? आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई पुलिस स्टेशन है तो अपने ज़िले के अस्पताल में ले जाएगी। 1 किलोमीटर अस्पताल होगा, 2 किलोमीटर अस्पताल होगा, 3 किलोमीटर अस्पताल होगा, लेकिन 2-3 नहीं बल्कि 100 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर उन दोनों का मेडिकल कराने ले जाया जाता है। और मेडिकल में पता है क्या होता है? मेडिकल जिस डॉक्टर से किया जाता है उस डॉक्टर ने उन दोनों को मेडिकल में फिट बता दिया कि ये दोनों ठीक हैं। लेकिन उस समय तक पूरे शरीर में जो जयराज रहता है उसके 18 जख्म थे और जो उसका बेटा रहता है उसके ऊपर 13 जख्म थे। साथ ही शरीर के बहुत सारे हिस्से में छेद हो चुका था और बहुत सारा रक्तस्राव हो चुका था। लेकिन मेडिकल का भ्रष्टाचार देखिए, डॉक्टर का भ्रष्टाचार देखिए, उन दोनों को फिट बता दिया जाता है और एक फिट सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कोविड का समय चल रहा था, वो फिट सर्टिफिकेट लेकर वो खतरनाक और गंदे पुलिस वाले किसके पास पहुंचते हैं पता है? मजिस्ट्रेट के पास, क्योंकि मजिस्ट्रेट ही न्यायिक हिरासत देगा या जेल में भेजेगा। मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन उस समय अदालत तो चल नहीं रही थी। अदालत जो है वो जज के साहब के घर से चल रही थी। जज साहब के वहां वो 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं और कहते हैं कि हुजूर, ये जो 2 लड़कों को, 2 आदमियों को हम पकड़ कर लाए हैं, ये 2 आदमी अपराध कर रहे थे। अपराध इन्होंने किया है कि इन्होंने 7 बजे से लेट दुकान खोली है और जब पुलिस वालों ने मना किया तो पुलिस वालों के खिलाफ बोला है। तो जज साहब छत पर से कहते हैं हाँ हाँ वहीं रखो, वहीं रहने दो, वहीं रहने दो। मेडिकल रिपोर्ट लाए हो? तो जज साहब को कहते हैं हाँ हाँ हुजूर, मेडिकल रिपोर्ट ये है, फिट है। कहते हैं भेजो मेडिकल रिपोर्ट। तो जज साहब अपने छत पर मेडिकल रिपोर्ट मंगवाते हैं, क्योंकि कोरोना था भाई, उस समय 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये चीजें चलती रहती थी। और उस जज साहब मेडिकल रिपोर्ट मंगवाते हैं। वो नीचे देखते तक भी नहीं है कि उन दोनों की स्थिति कैसी है, क्या नहीं है। हालांकि कानून हमेशा कागजों पर चलता है, लेकिन एक कानून ने ये फांसी वाला भी फैसला दिया। 2 तरह के कानून होते हैं। उसी जज साहब ने उस पर हस्ताक्षर किया कि ले जाओ, हो गया, दे दिए, ले जाओ। अब इन दोनों को जेल में ले जाया जाता है। लेकिन जेल में ले जाने के बाद पता है क्या होता है? जेल में ले जाने के बाद एक और टर्निंग पॉइंट आता है। मैंने कहा था ना 4 टर्निंग पॉइंट है। इस पूरी घटना को एक महिला देख रही थी और ये उस महिला की बहादुरी है कि आज 9 लोगों को फांसी की सजा हुई है। मैं कहूँगा कि ये दुनिया की सबसे ईमानदार, भारत की सबसे ईमानदार और भारत की सबसे बहादुर बेटी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा गुनाह सबके सामने आया है। मैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी विनती करूंगा कि अभी भी ये पुलिस की नौकरी में है, इन्हें ऐसे सम्मान दिया जाए ताकि हर महिला पुलिसकर्मी को ये अंदर से जज्बा आ सके कि अगर हम कुछ देश में अच्छा करेंगे, किसी के लिए अच्छा करेंगे, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इस महिला ने जो किया है इसका देश एहसान मान रहा है, क्योंकि इसी की वजह से 9 जल्लाद लोगों को फांसी की सजा हुई है। इसके बाद से जब ये पूरा मामला होता है तो पता है क्या होता है? जब उन्हें जेल में डाला जाता है, जब उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है तो कुछ देर बाद पिता की तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन पिता के बाद ही बेटे की तबीयत उससे अधिक बिगड़ जाती है। बेटे को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में बेटा दम तोड़ देता है। उसके कुछ देर बाद अगले दिन पिता को भी ले जाया जाता है और पिता भी दम तोड़ देता है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ऐसी ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जो पूरे तमिलनाडु को हिला कर रख देती है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में चोटें गिनवाई जाती हैं, मारने का तरीका बताया जाता है, कितना रक्तस्राव हुआ ये बताया जाता है, फेफड़ों तक में छेद हो गया ये बताया जाता है, और ये रिपोर्ट अखबार की हेडलाइन बनती है। मीडिया चौथा स्तंभ इसको प्रकाशित करता है और पूरे देश में इस चीज़ की खिलाफत शुरू हो जाती है। मीडिया जब इस चीज़ को प्रसारित करता है तो सोशल मीडिया से लेकर ये मामला बहुत दूर तक चलता है। लेकिन सोचिए, इस पूरे मामले को जब सरकार में आना चाहिए था तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था, पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन उस समय पता है क्या होता है? मीडिया को धमकाया जाता है। पुलिस वालों इस पूरे मामले पर पानी डालना शुरू करते हैं क्योंकि ये उनके ही डिपार्टमेंट का मामला था। कप्तान सोचता है कि अरे ये क्या हो गया, इसमें तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। डीजीपी मुख्यमंत्री से डरा रहता है। सब पानी फेरने के लिए सोचते हैं, उस जगह पर धुलना धुलाना सब कुछ शुरू हो जाता है। जिसको धमका सकते थे, जिसको जवाब दे सकते थे, पुलिस और सरकार वो सारे दम लगा रही थी कि इस केस पर मिट्टी डाल दिया जाए। लेकिन मीडिया की पावर, सोशल मीडिया की पावर इतनी अधिक थी कि जो अदालत थी उसके कान तक ये बात चली गई। मद्रास हाई कोर्ट ने में कोई पिटीशन नहीं डाला, मद्रास हाई कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान, जिसे सो मोटो भी कहते हैं, स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने आदेश किया, एक अखबार के बयान के माध्यम से कोर्ट ने आदेश किया कि इस मामले की तुरंत सीबीसीआईडी जांच करो और इस मामले को तब तक सीबीसीआईडी की जांच करो जब तक सीबीआई इस मामले को आकर टेक ओवर नहीं कर देती है। एक मामला जो 4 दिन पहले बीता, उसमें 4 दिन बाद कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी। अब सीबीआई जब किसी चीज में आ जाती है तो समझिए कि उसमें गड़े मुर्दे में से जो जिन्न होता है ना, वो भी बाहर आ जाता है। अब जब सीबीआई आई ना तो तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु पुलिस की हालत पतली हो गई। ऐसे पिलपिलाने लगे, गायब होने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद से इस बहादुर महिला का रोल आता है। महिला का रोल शुरू होता है जब सीबीआई और सीआईडी आती है। सीआईडी सबसे पहले इन 10 लोगों को गिरफ्तार करती है। आप 10 लोग और 9 लोगों में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। शुरुआत में अपराधी 10 लोग थे, लेकिन उसी में से एक अपराधी था जो कोरोना से मर गया, इसलिए 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा तो 10 को होती, लेकिन एक अपने आप पहले ही टपक गया, उसको पहले ही बुला लिया गया, इसीलिए 9 लोग हैं। सीआईडी 10 लोगों को गिरफ्तार करती है, रिमांड पे लेती है। 11वीं महिला रेवती रहती है जो सब कुछ देखी रहती है। लेकिन रेवती को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता है उस समय कि रेवती महिला रहती है, और दूसरा उस समय रेवती वहां पर रहती नहीं है, ना तो गिरफ्तारी के समय और रात में ना तो अत्याचार के समय। अब मैं आपको रेवती के बारे में बता रहा हूं कि रेवती ने क्या क्या देखा और रेवती ने क्या क्या कहा। रेवती के ऊपर दबाव था। जब इसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो वो 10 पुलिस वाले यही सोच रहे थे इस मामले में पूरे सबूत को हटा देंगे। कैमरा थाने में हमने पहले ही उठा के फेंक दिया है, सब पहले ही साफ सूफ हो गया है, कोई गवाह नहीं है, छोटी मोटी सजा होगी, हम जज साहब को ऊपर से ही साइन करा लेते हैं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेते हैं, पुलिस हमारे हाथ में है, हम पुलिस वाले हैं, इसलिए पुलिस पूरा महकमा साथ देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अपनी लाज बचाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए रेवती जो इस पूरे मामले को देखी रहती है, उससे खूब पैसे देने की बात कही जाती है। रेवती तुम कुछ मत करो, तुमको प्रमोशन होगा, तुमको ये होगा, तुमको इतने पैसे दिए जाएंगे। रेवती के ऊपर 10 पुलिस वालों के परिवार का दबाव रहता है कि ऐसा मत करो यार, आदमी है, गलतियां हो जाती हैं, सारी चीजें, गुस्से में हो गया। लेकिन रेवती को रोज खरीदने की कोशिश की जाती है, लेकिन रेवती अंदर से घुटती रहती है, क्योंकि रेवती सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करती थी, अपने देश के लिए काम करती थी, अपने राज्य के लिए काम करती थी। रेवती ने जब पुलिस की शपथ ली थी तो उसने इत्तेफाक से पुलिस की शपथ ली थी और वो पुलिस की नौकरी ही कर रही थी। उसे भ्रष्टाचार दलदल में वो नहीं फंसी। उसका दिल अंदर से कचोटता है कि मैंने अपने आंखों से 2 बेगुनाह को उसी लॉकअप में मरते हुए देखा है, मैं कैसे कुछ बोल दूं, कैसे झूठ बोल दूं। रेवती इस पूरे मामले की
पहले ही दबी रहती है, उससे कोई पूछता भी नहीं है। रेवती अपने घर में बैठी रहती है, अपने परिवार के पास जाती है, कहती है कि मैं पुलिस में हूँ और मैं आपसे एक बात बस पूछना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, क्या करना चाहिए मुझे। उसके परिवार के एक मुखिया की आवाज़ आती है कि तुम पुलिस में हो और धर्म का पालन करो। बस रेवती इंतज़ार में रहती है। एक सीबीसीआईडी के अधिकारी उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम गवाह क्यों नहीं बन जाती, तुम जब सब जानती हो तो तुम क्यों गवाह नहीं बन जाती। तो रेवती पता है क्या कहती है कि सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर बारीकी से बताऊंगी, वो सच्चाई जो छुपाई जा रही है वो सब बताऊंगी, लेकिन मेरी 2 छोटी बच्चियां हैं, माँ हैं, क्या आप मेरे बच्चे, मेरी नौकरी और मेरी सुरक्षा की गारंटी लेंगे। तब पता है क्या होता है, रेवती को अधिकारी अदालत में पेश करते हैं। अदालत से कहते हैं कि रेवती इस मामले में तैयार है, वो कह रही है कि मैं सब कुछ सच बताऊंगी, क्या अदालत मेरी सुरक्षा कर सकती है। अदालत यह आश्वासन देती है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। रेवती के साथ गनर अलॉट कर दिए जाते हैं, रेवती के घर के बाहर सुरक्षा लगा दी जाती है और अब शुरू होती है रेवती की गवाही। पूरे तमिलनाडु में हड़कंप कि एक पुलिस महिला जो 10 पुलिस वालों के खिलाफ गवाही देना शुरू कर दी है, उस दिन के काले चिट्ठे खोलना शुरू कर दी है और रेवती ने बताना शुरू कर दिया कि आखिर उस रात में हुआ क्या। जितनी घटना अभी तक मैंने बताई, ये सब बातें रेवती ने बताई। रेवती की कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसे सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा था। रेवती बोली कि मैं रात करीब 8:30 बजे थाने पहुंची। उस समय अंदर किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था कि अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, गलती हो गई। इस बीच हल्की आवाज में सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थाने में हंगामा करने की, क्या खुद को बड़ा आदमी समझते हो। पुलिस वालों की मानसिकता समझ रहे हैं, मार रहा था, शराब पी रहा था और कह रहा है इतने बड़े आदमी हो कि पुलिस वालों को बोल दोगे। आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े लोग पुलिस वालों को किस तरह बिहेव करते हैं, या बहुत सारे पुलिस वालों को आप ब्रेड लटकाए जाते हुए बड़े बड़े साहबों को घर देखे होंगे। यही वो कह रहा था कि तुम बड़े आदमी हो कि तुम इस तरह हंगामा करोगे, तुम बड़े आदमी हो जो पुलिस वालों को इस तरह बोल दोगे। हमारी ताकत, हमारी हैसियत नहीं पता है, हम पुलिस हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। रेवती कहती है कि जब मैं पहुंची तो लोग बुरी तरह से पीट रहे थे, उसका खून, जयराज और उसके बेटे का खून लथपथ था। कुछ देर बाद जब पिटाई खत्म हुई तो इंस्पेक्टर ने उस घायल शख्स से जो फर्श पर खून थे उसको बार बार साफ करवाता था। रेवती ने उसके बाद घायलों को पानी और कॉफी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने फेंक दिया क्योंकि वो शराब पी रहे थे, शराब पीने के बाद उसे मार रहे थे। रेवती ये सब देख नहीं पा रही थी और उसके बाद वो उस जगह से बाहर चली जाती है रोते हुए, लेकिन वो सब कुछ रेवती देखते रहती है। रेवती के इस बयान के बाद कोर्ट में खूब ट्रायल चला, कोर्ट में खूब बहस हुई। रेवती के इस बयान के बाद 6 वर्ष के बाद इन्हीं पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई दी। पता है अदालत ने क्या कहा? मैं कह रहा था ना, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अदालत ने जो कहा वो आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 6 सालों के बाद न्यायमूर्ति मुथु कुमार ने 59 वर्षीय व्यापारी पी जयराज, उनके 31 वर्षीय बेटे जेनिक्स की मौतों पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें इन सब को फांसी की सजा दी गई। जज मुथु कुमार ने सजा सुनाते समय कई टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि दोनों को मारने के इरादे से ऐसा किया गया। जब पूछा गया राज्य से इस मामले में कि किस तरह की सजा दी जानी चाहिए, तो केंद्र सरकार ने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जानी चाहिए। इस तरह तमिलनाडु सरकार ने भी कहा कि दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा देनी चाहिए, लेकिन यही राज्य पहले बचाने की बात कर रहे थे। जज ने कहा कि मानवीय गरिमा का
यह पूरी तरह से उल्लंघन है। जज ने कहा कि कोर्ट इसे यूं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। बदलने का मौका दिया जाने के बाद भी वो नहीं बदले। उन पर इस तरह का मामला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में अपनी दुकान मोबाइल शॉप खोली थी। अगर मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस की सुनवाई न की होती, खुद संज्ञान नहीं लिया होता, तो यह केस उनके शवों को दफन होने से पहले ही दफन हो जाता। कोर्ट किस तरह की टिप्पणी कर रही है कि अगर मद्रास हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो ये सब तो रफा दफा कब का कर देते, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पहली जो बनवाई गई थी उसमें फिट था, और दूसरी जो पुलिस वालों ने मेडिकल रिपोर्ट बनवाई थी इनके मौत की, उसमें बताया गया था कि इन्हें कोरोना हो गया, इनका हार्ट फेल हो गया और कोरोना का एक बहाना भी था। तो पुलिस किस तरह से झूठा मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकती है ये आप समझ रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर ये हम नहीं पाए होते, ये केस हमारे पास संज्ञान में नहीं आया होता, तो पुलिस उनके दफन होने से पहले ही इस केस के फाइल को दफन होकर उसे स्वाहा कर दी होती, जला दी होती। कोर्ट ने कहा, जज ने कहा कि उन्होंने निहत्थे लोगों पर, ये जो 9 लोग हैं, निहत्थे लोगों पर हमला किया, उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। उम्र या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर उन्हें कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। वो सभी शिक्षित थे, पुलिस थे, जिनका काम जनता की रक्षा करना होता है। उन्होंने उन पर इस तरह हमला किया जैसे कोई बड़ी ही फसलों को खत्म कर देता है, जैसे कोई बाड़ा बड़े बड़े फसलों को खत्म कर देता है। समझने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा इस कृत्य को उनका दिल दुखता है, बेनिक्स की मां का दुख कोई कम नहीं कर सकता। एक परिवार उजड़ गया है, उसके लिए उम्र कैद भी काफी नहीं होगी। जज ने कहा यह सबसे दुनिया का दुर्लभ मामला है, ये अब तक का दुर्लभ मामला है। जज ने कहा एक दोषी के लिए सजा का विवरण सुनाते हुए कहा कि वो सोच सकते थे कि ऐसा अपराध करने के बाद उन्हें 14 साल की सजा दी जाए, लेकिन अदालत ने ऐसा होने नहीं दिया। वो तैयार नहीं हुए। 14 साल की कोई सजा नहीं होती है क्योंकि वो छूट जाएंगे। ये अपराध अगर कोई आम आदमी करता तो शायद उसको ये सजा दी जा सकती थी, 14 साल या उम्र कैद। लेकिन एक ऐसे व्यक्तियों ने यह हमला किया जिन्हें मानवता के बचाने की कसम खाई है, जिन्होंने लोगों को बचाने की कसम खाई है, इसलिए पुलिस वालों ने यह किया, इसलिए फांसी से कम की सजा इन्हें नहीं दी जा सकती। ये सब फैसले ऐतिहासिक हैं, जज के ये वाक्य ऐतिहासिक हैं, और ऐसे ऐतिहासिक फैसले अब तक भारत में नहीं लिए गए हैं। इन लोगों को जो सजा दी गई, अब मैं आपको एक एक करके वो सजा बताता हूं और इन लोगों के नाम बताता हूं, क्योंकि बहुत कम जगह, मैं तो कहता हूं इंटरनेट पे ये सब जानकारी उपलब्ध ही नहीं है। ये बहुत डीप रिसर्च के बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये मैं एक एक करके सज़ा सुनाता हूं कि किसने कौन सा अपराध किया, किसको कौन सी सज़ा मिली। अदालत ने इंस्पेक्टर श्रीधर, जो मुख्य आरोपी था, उस पर 24.10 लाख मतलब 24,10,000 का जुर्माना लगाया और दोहरी मृत्यु की सजा दी। दोहरी फांसी मतलब एक फांसी नहीं, 2 बार फांसी दी जाएगी, दोहरा मृत्यु दंड। इसके अलावा अदालत ने दूसरे दोषी बालकृष्ण को कानून की अलग अलग धाराओं के तहत 1 साल 7 साल कारावास, दोहरी मृत्यु दंड की सजा सुनाई और लगभग 16,80,000 का जुर्माना लगाया। ये 16,80,000 रुपए उसकी जमीन को बेचकर उन लोगों को दिया जाएगा जो इस मामले में पीड़ित हैं। इसके अलावा इसमें तीसरे दोषी रघु गणेश को कानूनी की विभिन्न धाराओं के तहत 1 साल 7 साल और दोहरी मौत की सजा और 5,20,000 रुपए का जुर्माना दिया। इसके घर को भी बेचकर और जमीन को बेचकर 5,20,000 रुपए वसूल कर उस परिवार को दिया जाएगा जो पीड़ित है। इसके अलावा अदालत ने चौथे दोषी हेड कांस्टेबल मुर्गन को दोहरी मौत की सजा सुनाई। साथ ही कानून की अलग अलग धाराओं के तहत 1 साल से लेकर 7 साल उम्र कैद और 10,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसकी संपत्ति को बेचकर, इसकी घर को बेचकर उन लोगों को पैसा दिया जाएगा जो पीड़ित हैं। इसके अलावा अदालत ने 5वें दोषी समा दुरई को भी कानून की धाराओं के तहत मौत की सजा सुनाई। 1 साल से 7 साल तक
दोहरी मौत की सजा और 5,60,000 रुपए का जुर्माना। जिसको भी अदालत ने सजा सुनाया है, दोहरी मौत की सजा सुनाई है। अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं मिलती हैं, लेकिन जो उसका एक साथ कॉम्पैक्ट बनता है वही मूल सजा माना जाता है। आप एक सजा में बरी होंगे, 2 में बरी होंगे, 3 में बरी होंगे, ऐसा नहीं, आपको कॉम्पैक्ट दिया जाएगा और एक साथ जैसे कॉम्बो होता है ना, वो अदालत ने दिया है। अब अगले कॉम्बो में चलते हैं और छठे दोषी मुथुराज को कानून की विभिन्न धाराओं के तहत लेकर 1 साल और दोहरी मौत की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 3,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने 7वें दोषी सेल्लादुरई को भी दोहरी मौत की सजा के साथ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 7 साल की उम्र कैद और 14.40 लाख रुपए का जुर्माना। अदालत ने 8वें दोषी थॉमस फ्रीसन को भी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मौत की सजा के साथ साथ 7 साल और उम्र कैद और इसके अलावा दोहरी मौत की सजा और इसके अलावा 10,54,000। अदालत ने 9वें दोषी वेल्लुमुथ को भी दोहरी मौत की सजा के साथ साथ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 1 से 7 साल की कैद और 10,54,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये जो जुर्माने लग रहे हैं ये सब जोड़कर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए होते हैं और ये 1.5 करोड़ रुपए अदालत ने आदेश दिया है कि इनके परिवार के माध्यम से इनकी ज़मीनों को बेचकर या इनके किसी भी तरह से इनको खींचा जाए और इसके बाद से उस पीड़ित परिवार को दिया जाए। अदालत का ये सबसे ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन भारत में एक दुविधा और है। भारत में ये दुविधा है कि ये फैसला होने के बाद दोषी हमेशा ऊपरी अदालत में चला जाता है, हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, राष्ट्रपति तक जाता है, लेकिन वो हर जगह यही कहता है मैं निर्दोष हूँ। लेकिन इस पूरे मामले को देखने के बाद, मैं जहाँ तक इस पूरे मामले को समझा हूँ, पढ़ा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि जो पहली अदालत ने ये फैसला दिया है उस फैसले को आगे आने वाली अदालत भी बदल पाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये नज़ीर बनेगी कि अगर गुनाह इतना कड़ा हो, गुनाह इतना बेकार हो, गुनाह इतना गंदा हो, तो भारत की न्यायालय ऐसा ही ऐतिहासिक फैसला जनता के हित में देंगे। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस रिसर्च पर, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। ज्वाइन बटन पे मेरे साथ आएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।